अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम के अहम निकात की एक्स पर नशर होने के 24 घंटों से ज़्यादा का वक्त गुजरने के बाद इस वक्त जो सूरत हाल है, जो बयानात की तुंदी और तेज़ी है, वो कुछ इस तरह से कि वज़रा, आइनी माहिरीन, वकला, सियासी जमातें, सहाफ़ी और सियासतदानों की जानिब से इस मुजव्वज़ा तंज़ीम के हक़ और मुखालफत में मुसलसल बयानात का सिलसिला जारी है। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि 27वीं आइनी तरमीम के बाज़ाबता मुसव्वदे पर काम शुरू नहीं हुआ, बातचीत होती रहती है। आइनी तरमीम के लिए जो नंबर्स चाहिए हमारे पास पूरे हैं। मुल्की मफाद में अपोजिशन के दोस्तों को भी साथ लेकर चलेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने गुज़श्ता रात कहा कि 27वीं आइनी तरमीम को बिला वजह खौफनाक बनाकर पेश किया जा रहा है। ये तरमीम कोई तूफ़ान नहीं, इस पर मुशावरत अभी इब्तिदाई मरहले में है और इत्तेफाक राय के बगैर कोई तरमीम नहीं की जाएगी। इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद ही चीज़ें आगे बढ़ाई जाएंगी। 18वीं तरमीम में सूबों और मरकज़ के पास जो वसाइल हैं उन्हें बैलेंस करने की ज़रूरत है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि आइन किसी भी मुल्क की मुक़द्दस दस्तावेज़ होती है, लेकिन हरफ़े आखिर नहीं होती। आइन में बेहतरी के लिए तरामीम की जाती हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाज़िया मरी का कहना है कि 18वीं तरमीम सूबों के दिलों के बहुत करीब है और इस पर हरगिज़ समझौता नहीं हो सकता। सूबों के इख्तियारात पर पीपल्स पार्टी ने इत्तेफाक राय पैदा किया। 18वीं तरमीम में सूबों के इख्तियारात से पीछे हटना मुनासिब भी नहीं और मुमकिन भी नहीं होगा। सिंध से पीपल्स पार्टी के एक और रहनुमा ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि मुजव्वज़ा तरमीम 18वीं तरमीम को रोल बैक करती दिखाई दे रही है। पीपल्स पार्टी के लिए ऐसी तरमीम की हिमायत करना बहुत मुश्किल होगा। उधर पीटीआई रहनुमा और सीनियर कानूनदान हामिद खान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से अलहदा आइनी अदालत कायम करना जुल्म होगा। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम पहले ही तबाह है, अब मजीद दरहम बरहम हो जाएगा। पीटीआई के सेनेटर अली जफर का कहना है कि बिलावल भुट्टो की ट्वीट में जो लिखा है वो आइन को ख़त्म करने के मुतरादिफ है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं कि मुजव्वज़ा 27वीं आइनी तरमीम अदलिया पर एग्जीक्यूटिव के असर रसूख में इजाफा करने की कोशिश है, जिसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। ये इक़दाम मुल्क और निज़ाम इंसाफ के लिए ख़तरनाक साबित होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि 27वीं आइनी तरमीम खतरा मोड़ लेने वाली बात है, ऐसा किसी सूरत नहीं होना चाहिए। अदालत पर एक और अदालत बनाना गलत है। ऐसी शिकों को ना छेड़ा जाए जिससे सूबों में तनाव बढ़े। आइन में दर्ज है कि किसी सूबे का हिस्सा कम नहीं किया जाएगा। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि हर जमात को 27वीं तरमीम की मुखालफत करनी चाहिए, हम भी इसकी भरपूर मुखालफत करेंगे। यूँ 24 घंटे में आने वाला ये रद्द अमल इस बड़े सवाल को जन्म दे रहा है कि हुकूमत के पास पहले ही नंबर गेम पूरी हो, मगर क्या वो इस तरमीम के लिए कौमी सतह पर इत्तेफाक राय हासिल करने में कामयाब हो पाएगी? पाकिस्तान नाज़े तरमीम को छोड़कर अहम तरमीम के लिए ऐसा इत्तेफाक राय माजी में हासिल किया जाता रहा है। अब की बार क्या बनेगा, यही जानने की कोशिश करते हैं। पैनल में हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, इफ्तिखार अहमद और शहजाद चौधरी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम अपोजिशन का सख्त रद्द अमल, इत्तेफाक राय के बगैर तरमीम नहीं होगी। राना सनाउल्लाह, हुकूमती इत्तेहाद की नंबर गेम पूरी, क्या इत्तेफाक राय होगा? ज़ैगम साहब, 24 घंटे में जिस तरह के रद्द अमल आए, उस एक ट्वीट के बाद खुद हुकूमती मेंबर्स की भी जिस तरह की गुफ्तगू थी, ये नहीं समझ आ रही थी कि वो खुद किस जगह खड़े हैं, वो बताना चाह रहे हैं, वो छुपाना चाह रहे हैं। क्या इबहाम दूर नहीं कर देना चाहिए पब्लिक करके? क्योंकि अब तो ये भी रिपोर्टेडली सोर्सेज से खबरें आ रही हैं कि अगले वीक में, यानी कि इसी वीक के आखिर तक भी, वो 7 तारीख को भी उसको कहीं ना कहीं सोर्सेज ये कह रहे हैं कि वो सेनेट में आ सकती है। आपके ख्याल में 26वीं की तरह ये मुसवदा असली, वो मुसवदा जाली, ये पहला ड्राफ्ट, ये दूसरा ड्राफ्ट, ये सारा मामला फिर से रिपीट होने को है? जी, ये तो सब कुछ रिपीट होगा, 26वीं तरमीम की तरह होगा। जिस तरीके से ये अभी बात की जा रही है, इस तरीके से तो पेश नहीं होगा। जो आखिर में मंजूर होगा वो एक मुख्तलिफ मुसवदा होगा। इस पर बहुत सी बातचीत होगी और इत्तफाक राय की जो राना साहब ने बात की, वो इत्तफाक राय हुक्मरान जमातों का इत्तफाक राय है। वो इत्तफाक राय जो तरमीम के लिए ज़रूरी है। राना साहब मेरे ख्याल में बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि 27वीं आइनी तरमीम के लिए वो एक बड़ा इत्तफाक राय, एक कंसेंसस बिल्डिंग करने चले हैं और वो कंसेंसस बिल्ड किया जाएगा तमाम जमातों के दरमियान में। उस तरह का इत्तफाक राय 2 ही दफ़ा हुआ था, एक 73 का आइन बनाते हुए, एक 18वीं तरमीम के वक्त। तो उस तरह का कंसेंसस तो मुझे नहीं नज़र आ रहा। 26वीं तरमीम जैसी ही सूरत हाल नज़र आ रही है। अब ये बात आगे कैसे बढ़ती है? सबसे पहले तो जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो जब मिलेगी तो फिर वो अपने कार्ड पीपल्स पार्टी सामने रख देगी
कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है, क्या वो फौरी तौर पे देने को तैयार है, क्या देने को तैयार नहीं है, किस बात पे वो निगोसिएशंस की तरफ चल रहे हैं। वैसे मौलाना को मनाने की कोशिश की जाएगी। बैठ रही है सीसी के पास कोई ड्राफ्ट तो होगा, आपकी क्या राय? जाहिर बात है जब वो मुशावरत करने लगे हैं तो किसी तो ब्लैक एंड व्हाइट चीज पे कर रहे होंगे। देखिए, जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है ये जरदारी साहब का दूसरा नाम है। हमारी किसी पार्टी की कोई ऐसी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी नहीं है जो खुद से बाख्तियार हो, खुद से फैसला करे। तो सीसी की मीटिंग का मतलब ये है कि इस मीटिंग के बाद जो तोप जरदारी साहब चलाएंगे वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के कंधे पर रख कर चलाएंगे और वो कहेंगे कि मेरी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने यह मुतालबा किया है। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त कोई ऐसा मुसवदा मौजूद है जिसको वो लेकर जाएं। इस वक्त जो ब्रॉड आउटलाइन है वो उसको लेकर जाएंगे और उस पर गुफ्तगू शुरू हो जाएगी। अगले मरहले पर कोई मुसवदा आएगा। अभी तक हमने मुसवदे की कोई बात नहीं सुनी और मुझे नहीं लगता कि कोई मुसवदा इस वक्त तैयार है। हो सकता है कोई वर्किंग ड्राफ्ट आपस में डिस्कशन के लिए इन दो जमातों ने बना लिया हो, ये एक मुमकिन चीज़ है। अब कुछ चीज़ें बड़ी आसान हैं, कुछ चीज़ें बड़ी मुश्किल हैं। जहाँ पे सूबाई खुद मुख्तारी वाले मामलात हैं वहाँ पे कौम परस्त जमातें जो हैं वो खड़ी हो जाएंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI, JI, MQM भी अपने नखरे दिखाएगी। ये ऐसा मामला है जिसको आगे लेकर चलना आसान नहीं है। फिर मौलाना तो आपको पता है, मौलाना को हर दफ़ा मनाना पड़ता है। मौलाना ने पहले ही गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, तो मौलाना को भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। और देने का मतलब ये है कि जो उनकी बेस है, जो उनके वोटर हैं, मगर ज़ैगम साहब नंबर गेम पूरी है हुकूमती इत्तेहाद के पास, तो क्या फिर भी वो कोशिश करेंगे मौलाना साहब को मनाने की? देखिए, वो इसकी मुखालफत को साफन करने की कोशिश करेंगे कि इसकी मुखालफत को जहाँ जहाँ से कम किया जा सकता है वहाँ से कम किया जाए। क्योंकि आपको पता है PTI तो किसी सूरत में नहीं मानेगी और PTI के ना मानने का मतलब है कि खैबर पख्तूनख्वा भी इस बात को नहीं मान रहा। तो सिर्फ नंबर गेम काफ़ी नहीं है क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। देखिए, ये वो मामलात हैं जिस पर पाकिस्तान दहाइयों तक मरकज़ और सूबे के मामलात में झगड़ा रहा है, गुफ्तगू रही है, मसाइल रहे हैं। तो इतना आसान नहीं है कि इस तरह इसको बदल कर रख दें। पीपल्स पार्टी के लिए भी इसको मानना इतना आसान नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि एक मरहला वार अंदाज में बात आगे बढ़ेगी। इस वक्त फौरी तौर पर ऐसा नहीं होगा कि वो जो बैलेंस है NFC का वो मुकम्मल तौर पे चेंज हो जाए। एक स्टेप ज़रूर आगे जाएंगे। तो आप ये इंतज़ार कीजिए कि 27वीं तरमीम के बाद 28वीं तरमीम कब आती है। अभी सर 27वीं तो आ लेने दे, उसके ऊपर इतना कुछ जो कहा जा रहा है। PTI ने तो यहाँ तक बाजू खोल दिए कि जो मुखालफत करेगा हम उसके साथ खड़े, हमें साथ मिलाओ। मगर सवाल यह है कि 26वीं तरमीम के सांप तोड़ दिए और फिर उसको पास कराने में मदद की। ये मौलाना फजलुर रहमान ने क्रेडिट लिया था और अब की बार तो मुजव्वज़ा तरमीम बहुत आगे तक जा रहा है मामला। क्या PTI के अलावा अपोजिशन की बाकी सियासी जमातों से कोई हिमायत का इम्कान है? मौलाना तो आप कह रहे हैं कि शायद वो जोड़ लेंगे। देखिए, मौलाना भी जब जुड़ेंगे तो वो भी दांत निकाल के जुड़ेंगे ना, कुछ वो दिखाएंगे कि मैंने ये बात नहीं होने दी। वही मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि उसी तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से हुकूमत मानना चाहेगी, लेकर जाना चाहेगी। एक स्टेप तो आगे वो जा सकती है, अपनी हर बात नहीं मनवा सकती, लेकिन जो कौम परस्त जमातें हैं वो हरगिज़ नहीं मानेंगी। हो सकता है वो PTI के साथ चली जाए, तो उनको भी किसी ना किसी तरीके से मनाना पड़ेगा। ऐसी चीज़ लानी पड़ेगी कि वो तमाम तर जो हैं वो खिलाफ में ना जाए। PTI का तो कोई चांस नहीं है। जैसे आपने कहा कि PTI ने पहले ही कह दिया है 26वीं तरमीम को भी रोल बैक करना उसका मुतालबा रहा है, तो 27वीं तरमीम के साथ वो कैसे जाएगी? ठीक हो गया। वैसे भी वो अपोजिशन में है। तो जी ठीक है। इफ्तिखार साहब ये फरमाइएगा कि नवाज दौर की एक अहम नज़ीर मौजूद है 1997 की 2/3 अक्सरियत के बावजूद, जो उस वक्त 13वीं तरमीम लाई गई, पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड किया गया और उसकी पूरी हिमायत मौजूद थी और जमहूरी हलकों से भी उसको सपोर्ट मिला था। इत्तेहादी हुकूमत के पास नंबर गेम पूरी है। अब पीपल्स पार्टी भी सभी लोग कहते हैं कि मान ली जाएगी या मना ली जाएगी। क्या मुजव्वज़ा तरमीम वो हिमायत हासिल कर पाएगी जिसको हम कौमी इत्तेफाक राय कहते हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी सामने आ रहा है। आयशा, बुनियादी बात तो ये है कि कोई ऐसा मसौदा हमारे सामने नहीं है कि जिसके बारे में मैं कम से कम अपनी राय का इज़हार करूं। मेरी तो यही ख्वाहिश है ना कि जो भी आइनी फैसले हों वो मिलजुल के हों, क्योंकि उनके असरात बहुत दूर तक जाते हैं और ये फेडरेशन है, इस हद तक तो ठीक है। और जो बातें हमारे सामने आई हैं, बिलावल भुट्टो के हवाले से सारी चीज़ें आई हैं ना हमारे सामने, उसमें यहाँ तक है NFC अवार्ड की जो बात, ये बात बहुत दफ़ा ज़ेर बहस आई पाकिस्तान में
कि वफाक के पास पैसे कम हैं और सूबों के पास पैसे ज़्यादा जा रहे हैं। और दूसरी बात, वो जो इल्ज़ाम सूबों पे लगाते हैं वो ये कहते हैं सूबों की जिम्मेदारी थी कि वो अपने लिए जनरेट करें रेवेन्यू को, और कोई सूबा भी रेवेन्यू जनरेट करने के बारे में संजीदगी नहीं साबित कर सका। ये एक 18वीं तरमीम में जो बात कही उसके ख़िलाफ़ है। वहाँ पे तो ये था ना, पावर जो डिसॉल्व करके दी गई तो उससे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी तो दी गई ना, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी का फुकदान है। और ये आप अगर आप स्टडी करें तो ये बात साबित हो सकती है। दूसरी बात है कि NFC अवार्ड के तहत जब तक वो पैसा आवाम तक नहीं जाता और नहीं जा रहा, ये भी उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको वफाक के जो हामी हैं वो इस्तेमाल करते हैं कि ये तो कोई बात ना हुई कि हम पैसा भी दें और इसके बावजूद लोगों के छोटे छोटे मसाइल भी, पीने वाले पानी नहीं है, उनके पास अच्छी सड़कें नहीं हैं, अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है। तो ये मसाइल तो आपको भी इल्म में और मेरे इल्म में भी हैं। इतने खरबों रुपया देने के बावजूद भी अगर मसाइल तय नहीं हो रहे तो ये वजह बनी एक और मुखालफत की। तीसरी वजह जो ये है कि ये तासर देना खुदा न खास्ता कि 18वीं तरमीम में अगर कोई तब्दीली हुई तो तमाम सूबों के जो इंतहा पसंद लोग हैं वो सड़कों पे आ जाएंगे और एक मसला पैदा कर देंगे। ऐसा नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी डिबेट शुरू ही नहीं हुई। जब डिबेट शुरू होगी तो मुझे पता लगेगा कि क्या क्या चीज़ें गायब होनी है। और फिर याद रखें कि NFC अवार्ड के लिए फलसफा चारों सूबों के लिए अलहदा है। सही, उस पर तो कोई बात नहीं करता। सही, ठीक है। इफ्तिखार साहब, यहाँ आपकी बात से एक जुमला, एक बात जहन में आती है। आपने कहा अभी डिबेट शुरू नहीं हुई, पार्लियामेंटेरियंस ही जैसे बयानात दे रहे हैं। ये फरमाइएगा, राना सनाउल्लाह ये कहने पर मजबूर हुए कि आइन मुल्क की मुकद्दस दस्तावेज है लेकिन हरफे आखिर नहीं, बेहतरी के लिए तरामीम की जाती हैं। अब ये फरमाइएगा कि क्या किसी आइन के फंडामेंटल्स को किसी तरमीम के जरिए तब्दील किया जा सकता है? अगर सबका इस पर कंसेंसस है तो फिर तो इस तरह की कोई बहस ही नहीं होनी चाहिए कि बिना मुसव्विदा देखे सियासतदान ऐसे बयानात दें जिस तरह के गुज़िश्ता 24 घंटे में आ रहे हैं। या फिर लोग श्योर नहीं है कि फंडामेंटल्स छेड़े जा सकते हैं? जो पाकिस्तान के आइन के फंडामेंटल्स हैं कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, दुरुस्त, ये है पाकिस्तान के। और पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस होंगे। पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरियत होगी। पार्लिमानी जमहूरियत किस तरह होगी, सूबों में कैसे आएगी, वफाक में कैसे आएगी, सेनेट में कैसे आएगी, ये इसके फंडामेंटल्स हैं। लेकिन ये कोई फंडामेंटल्स नहीं है कि जो एक आप फैसला करते हैं और उस फैसले पर अमल दरामद करने के वक्त उसमें कोई खामियां और खराबियां अगर नज़र आती हैं तो उन पर तो डिबेट हो सकती है। जिन लोगों ने 18वीं तरमीम बनाई उन्होंने अपने तौर पे उन हालात के ताबे बनाई और जो अब खामियां नजर आई तो उनको तब्दील करने से ये तो कोई फंडामेंटल्स की वायलेशन नहीं है। फंडामेंटल की वायलेशन ये तब होगी जब आप पाकिस्तान को एक सेकुलर स्टेट डिक्लेयर कर दें कि हम पाकिस्तान को एक सेकुलर स्टेट डिक्लेयर कर दें, ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ होगी। आप ये कहें कि हम इस मुल्क में सदारती निज़ाम लाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के आईनी ढांचे से मुतसादम होगा जिसकी इजाज़त नहीं मिल सकती। लेकिन ये तो जो चीजें हैं ये तो वर्किंग के लिए ठीक हो गया। तो फिर सियासतदानों को भी सियासत नहीं ऐसे अहम मामलात पर करनी चाहिए कि आप बिल्कुल ही कहते बिना मुसव्विदा देखे कि आइन खत्म होने जा रहा है या आइन के साथ क्या छेड़छाड़ होने जा रही है। शहजाद चौधरी साहब वापस आते हैं आपकी तरफ। हुकूमत के पास नंबर गेम है, कौमी इत्तेफाक राय हासिल हो पाएगा और जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है आपके ख्याल में हुकूमत आराम से इसको टैकल कर लेगी, कंट्रोल कर लेगी? मैं अपने 3 नुकात पहले आपका सर जवाब देने से पहले दोहरा दूं। सेनेट में अल्लाह करे कि 7 तारीख को ये इंट्रोड्यूस ना हो क्योंकि इस पे बहुत खुली और डीप बहस की जरूरत है इन मामलों पे। मैं वजह बताता हूँ क्या है। नंबर 2, PTI का ये कहना है कि हम इसकी सख्त मुखालफत करेंगे बगैर किसी डिबेट के, बगैर पूरी डिटेल सुने हुए, बगैर उसकी बहस में उलझे हुए कि कैसे कोई फैसला कर सकता है कि मैं इसके साथ हूँ, मैं इसका हामी हूँ, मैं इसका मुखालिफ हूँ। एक मुकम्मल तौर पर एक बैकरप्ट सोच है अगर इस किस्म की कोई चीज लेके आता है, चाहे वो इसके हामी है चाहे वो इसके मुखालिफ है। ये ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। और तीसरी बात, अगर ये हुकूमत चाहे कि आज ये तरमीम पास होनी है या अगले दिन पानी है या 7 को ही पास होनी है तो 7 को पास करवा सकती है। लेकिन वो जो एक बिल पास होगा वो एग्जेक्टिव का बिल होगा, एग्जेक्टिव का। यानी आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर रहे हैं जो एग्जेक्टिव चाहता है उसके मुताबिक। क्योंकि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी एग्जेक्टिव का हिस्सा समझता हूं, वो बिल्कुल एग्जेक्टिव के अंदर बैठी है, इसलिए 2/3 अक्सरियत हासिल करना उनके लिए बहुत बड़ा मसला नहीं। अच्छा, लेकिन क्या
हम एक ऐसा बिल, एक ऐसा कानून जो कि मेरी नजर के अंदर रियासत का ढांचा तब्दील करने जा रहा है, बगैर अमूमी इत्तेफाक के राय के बगैर हम क्या उसको कैरी कर भी लें तो उसको हम कबूल कर सकते हैं? मेरे ख्याल में इसकी तरफ चलने से पहले बहुत मर्तबा सोच लेना चाहिए। दो चीजों की बात है, एनएफसी अवार्ड की बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर बहुत बात हुई और बहुत देर से हो रही है और इसको, लेकिन एनएफसी अवार्ड की आड़ में आप दो इतनी बड़ी तब्दीलियां करने जा रहे हैं। कम से कम एक का तो हमें पता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जो कि जुडिशियल आपका ढांचा है, उसको और 26वीं तरमीम के बाद और खराब करने की, या और लोगों का अपना ख्याल हो सकता है, उसकी तरफ चलने का इरादा है। आपकी जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उसको इफेक्ट करने का पॉसिबिलिटी, अंदेशा पैदा हो रहा है। तो अब ये चीजें हो रही हैं तो इसका मतलब है कि रियासत का जो इख्तियार और ताकत का ढांचा है वो बदलने जा रहा है। जिस किस्म से आपने बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट की हुई थी रियासत के अंदर, वो तब्दील होने जा रही है। तो क्या तो ये जो तब्दील होने जा रही है, क्या हमें खामखा बैठे बैठे 2/3 आ गई हमारे पास तो हम इस पाकिस्तान का नाम बदल दें, या हम इसको बोलें कि आज से सदारती निजाम है वगैरह वगैरह? ऐसा काम नहीं हो सकता। बैलेंस ऑफ पावर इज क्रिटिकल एंड क्रूशियल कि डेमोक्रेसी और जमहूरियत के लिए, और इस आइन के तहत जिसको क्रिएट किया गया। दूसरी, हमें अभी तक पता नहीं है कि 243 में क्या होना है, उसमें क्या बहस है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि 243 के अंदर तमाम जो सर्विसेज हैं उनके अंदर से इनपुट लेके और उनके अंदर एक इत्तेफाक राय पैदा जरूर किया गया होगा, जिसके बाद कि इतनी बड़ी तब्दीली अगर कोई है उसके अंदर, मुझे नहीं पता उसके अंदर है भी क्या या नहीं है। अच्छा, दूसरी बात आ जाते हैं कि जब भी आपको, और ये बहस किस किस्म की होनी चाहिए और क्यों ना हो, ये क्या हमने पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ही बहस करनी है, उन कमेटियों में करनी है जहां पीटीआई एग्जिस्ट नहीं करती? पीटीआई आज अपने आप को कोसे इस बात के ऊपर कि वो कमेटियां छोड़ के गई है, अगर वहां पे बहस होती है तो बहस नहीं हो पाएगी, वो अपना हिस्सा नहीं कर पाएंगे। बाहर खड़े होकर प्रोपेगेंडा करना, शोर मचाना, इसका कोई फायदा नहीं है। मुझे मीनिंगफुल सब्सटैंटिव इनपुट्स अगर चाहिए तो हमें चाहिए यहाँ पे एक, आप प्रेस में आए, आप टीवी पे आए, आप बातें करें ताकि हमें अंदाजा हो कि क्या हो रहा है और आपकी इनपुट क्या है। जब ये सब कुछ हो जाएगा, और वजह क्या है, इसकी जरूरत क्यों महसूस की गई? एनएफसी अवार्ड को छोड़ दीजिए, वो हम सब मानते हैं, उस पर कोई ना कोई ले दे हो जाएगा, मामला तय हो जाएगा, लेकिन इतनी बड़ी ढांचे के अंदर जो तब्दीलियां हैं, जो कि हो सकती, जुडिशियल तो श्योर हमारे सामने है, 243 का हमें पता नहीं है। अगर इतनी बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं तो इसकी वजूहात क्या है, क्या महसूस किया गया कि इन तब्दीलियों की जरूरत महसूस, इस जरूरत के ऊपर जो बहस है वो लाजिम है, ताकि लोगों की अंडरस्टैंडिंग, आम आदमी की अंडरस्टैंडिंग टीवी के थ्रू, अबलाग के थ्रू समझ आए कि यार ये हम क्यों, ये हुकूमत कह रही है कि इनके अंदर तब्दीलियां लाना इस वक्त जरूरी है। नंबर 2, प्रोसेस, और प्रोसेस के अंदर बहस भी शामिल है। आप एक्सपर्ट्स, इतने न्यूट्रल एक्सपर्ट्स हैं जो कि आज भी एग्जिस्ट करते हैं, जिनके इनपुट आप जरूर लीजिए, क्योंकि ये हमारी रियासत का मामला है, सही, ये हमारे मुस्तकबिल का मामला है। इसलिए हम ये नहीं कर सकते कि चूंकि मेरे पास आज मेजॉरिटी है तो मैं ये पास करवा सकता हूं। और फिर तीसरी बात, अगर कंसेंसस नहीं तो अमूमी इत्तेफाक राय लाना लाजिम है, और वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज या पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन या पीटीआई और जेयूआईएफ, इन लोगों का मैं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि आम आदमी भी कहे कि हाँ ये जो तब्दीलियां आई हैं ये बिल्कुल, वरना सवालात खड़े हो जाएंगे, हर एक चीज पे सवाल खड़ा होगा, जो क्रेडिबिलिटी आपकी साख है इन इदारों की वो खत्म होकर रह जाएगी। तो क्यों हम ये चाहते हैं कि हम अपने मुल्क के साथ खिलवाड़ करें? और अगर हम खिलवाड़ नहीं करना चाहते तो इसको, बहस को ओपन कीजिए, इस बहस को चलने दीजिए, देखिए, इनपुट्स लीजिए और खुले दिल के साथ लीजिए, और फिर उस नतीजे पे पहुंचे कि इसमें से क्या लाजिम है और क्या जरूरी नहीं। ठीक हो गया जी, बहस को ओपन करने की जरूरत है। गुफ्तगू यहाँ पहुंची, अगर 18वीं तरमीम की सामने लाई गई और अगर उन्होंने डिलीवर नहीं किया गुज़श्ता 15 साल में, तो फिर उसको देखना बहुत ज़रूरी है। हुकूमत ये कह रही है कि हम लाने को तैयार हैं ये तरमीम, मगर इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर आइन और कानून के मुताबिक लाई जाएगी, और कौम मुंतज़िर है कि हुकूमत कब सामने रखती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे। कराची में ट्रैफिक का ई चालान सिस्टम लॉन्च किया गया है, बहुत से एतराज़ है शहरियों को, मगर ट्रैफिक पुलिस का महकमा बहुत कमा भी रहा है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। कराची में ट्रैफिक का मसला कोई नया नहीं, बरसों से ये शहर ट्रैफिक जैम, सिग्नल तोड़ने, लेन की खिलाफ वर्जी, हैवी ट्रैफिक और बेहंगम ड्राइविंग जैसे मसाइल में उलझा हुआ है, जिसके बायस हर साल सैकड़ों कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं। मगर अब इस मसले के हल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल ई चालान सिस्टम मुतारिफ करवाया गया है। इस निज़ाम का बुनियादी मकसद शहरियों को ट्रैफिक कवानीन का पाबंद बनाना और नज़्म ज़ब्त कायम करना है। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान कराची में 28,000 से ज़्यादा चालान किए गए हैं, जिसकी मद में शहरियों से 25 करोड़ रुपए से ज़ायद के जुर्माने वसूल किए गए हैं। सीट बेल्ट ना पहनने पर 16 करोड़ 80 लाख, हेलमेट की खिलाफ वर्जी पर 3 करोड़ 13 लाख, ओवर स्पीडिंग पर 1 करोड़ 95 लाख और सिग्नल तोड़ने पर 1 करोड़ 21 लाख रुपए के ई चालान जारी किए गए हैं। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर नए जुर्माने माजी की निस्बत कई गुना ज्यादा हैं।
जो 5,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक हैं। ये आदाद-ओ-शुमार इस बात की निशानदही करते हैं कि इंतजामिया शहरी नज़्म ज़ब्त बेहतर बनाने के लिए सख्त इक़दाम कर रही है, लेकिन अवामी सतह पर रद्द-ए-अमल भी शदीद है। शहरियों के मुताबिक टूटी फूटी सड़कें, लेन मार्किंग का ना होना, नाक़िस इंफ्रास्ट्रक्चर और ख़राब सिग्नल्स के बावजूद भारी जुर्माने इंतहाई गैर मुनसिफाना हैं। हुकूमत और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ई चालान के नफाज से कबल कोई बाकायदा आगाही मुहिम नहीं चलाई गई। अपोजिशन जमातें इस निज़ाम की सख्त मुखालिफत कर रही हैं। यहाँ तक कि MQM रहनुमा फारूक सत्तार के मुताबिक अगर ई चालान सिस्टम फौरी तौर पर बंद न किया गया तो 60 लाख मोटरसाइकिल सवारों के साथ शाहराए फैसल पर धरना देंगे। क़वानीन का होना किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे के लिए खुशाइन बात है, मगर इंतजामिया की जिम्मेदारी और शहरी शऊर भी लाजिम है। ई चालान को रेवेन्यू जनरेशन का जरिया समझने की बजाय सॉफ्ट पनिशमेंट टूल के तौर पर इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि लोग कानून को सजा नहीं तहफ़्फ़ुज़ समझें। दूसरी जानिब शहरियों को भी ये समझना होगा कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल करना उनकी अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए है, ना कि हुकूमत की खुशनुदी के लिए। दरअसल ये मामला कहाँ खड़ा है, इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल के लिए सवाल। कराची ई चालान सिस्टम, एक हफ्ते में 28,000 चालान, 25 करोड़ के जुर्माने, जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रैफिक का निज़ाम ठीक करने की कोशिश या शहरियों पर माली बोझ डालने का नया तरीका। शहजाद साहब, ये 10% शहर में है अभी जो इम्प्लीमेंटेशन है। 12,000 में से सिर्फ 1,300 कैमरे लगाए गए हैं। ये शाहरा फैसल, क्लिफ्टन, MA जिना, आया चुंद्रीगढ़ रोड है, यानी कि 10% में जिस हद तक वो मौसर कर रहे हैं, आपके ख्याल में ये मामले को हल कर रहा है या मामला हल की जानिब नहीं है? बस ये वही वाली बात है कि जब वो अभी सैलाब आए थे तो जैसा मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि रिपोर्टेडली या एलिजिडली, यार मेरे पास तो कोई तस्दीक का जरिया नहीं है, तो किसी ने कहा कि 2 बड़े जो रिस्पॉन्सिबल लोग थे उन्होंने कहा कि बस अच्छा हुआ क्योंकि इससे डॉलर बहुत आएंगे, यानी हमारी इमदाद के अंदर। बहरहाल वो इसको साइड पे छोड़ते हैं। बात यह है कि रियासत ने क्या अपनी तमाम जिम्मेदारियां जो हैं वो निभा ली हैं। यही जो कैमरे हैं जिनसे ये ई चालान के जरिए ये सब कुछ करते हैं, ये जो पेटी क्राइम है, जो जुर्म है, उसका भी कुछ अहाता कर सकते हैं या नहीं? या ये कि कराची की सड़कें पेटी क्राइम और जुर्म के लिए, जहां पर मोबाइल स्नैचिंग, वॉलेट स्नैचिंग, बैग स्नैचिंग और उसके बाद कत्ल, ये आम है, उसको हम रोके ना और 28 करोड़ रुपया 10% पे लेके बैठ जाएं। और सिर्फ ये कराची की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान को देख लें। अगर पूरे पाकिस्तान का ये हाल है, बड़े बड़े शहरों का ये हाल, तो फिर उसका मतलब है कि सिर्फ कराची के 10% लोगों को ये सजा क्यों दी जा रही है? सबको मिलनी चाहिए। मेरा अपना ख्याल है, आपने जिक्र किया, बिल्कुल ठीक जिक्र किया कि इसके लिए मुआशरे की जो एक फिक्री इस्लाह है या उनकी जो एक डिसिप्लिन की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है मुआशरे की, उसकी तरफ रियासत ने अपनी जिम्मेदारी कब पूरी करने की कोशिश की है। सबको पता है, बिल्कुल बेशक, इसमें कोई शक नहीं कि जब आप जुर्म करते हैं, ट्रैफिक के रूल को तोड़ते हैं, तो आप एक जुर्म कर रहे होते हैं। लेकिन जुर्म की भी तो एक बहुत ज्यादा वो कैटेगरीज है ना। और फिर उसके बाद जहां पर के इस किस्म के जिन जराइम का पेटी क्राइम्स उनको कहा जाता है, वो बदकिस्मती से पेटी होते तो नहीं है। इस वक्त कहा जाता है कराची में हार्डली कोई ऐसा आदमी होगा जो 2 मोबाइल लेकर ना चलता हो, एक देने के लिए और एक इस्तेमाल के लिए। अच्छा, अब इस किस्म की जहां गुफ्तगू होती हो, चाहे वो एक बहुत कॉमन या एक जनरलाइज्ड किस्म की एक वो स्टेटमेंट है, लेकिन एक इशारा देती है आपको कि हालात कैसे हैं। तो मेरा हाल है, कराची के हो या कोई लाहौर का हो या रावलपिंडी का हो, आप जहां मर्जी चले जाएं, ये तमाम जराइम आपको वहां मिलेंगे। जो 10% शहजाद साहब, इंटरेस्टिंगली आपसे बात शेयर करना चाहूंगी कि रिपोर्ट तो ये भी हुआ है कि जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं, जिन इलाकों में ये ई चालान सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ है, वो यहाँ से दूसरे इलाकों में अपनी पोस्टिंग्स करवा रहे हैं कि हमें इन इलाकों से हटा दिया जाए तो दूसरे इलाकों की तरफ मूव कर दिया जाए। तो ये अगर ट्रैफिक पुलिस के लोगों का ये रवैया होगा, मतलब उनका तो अपना सिस्टम चल रहा है ना, तो फिर कैसे लोग समझेंगे इसकी अहमियत को? जी, मैं समझता हूं कि ये सबसे पहले तो मुआशरे में जो भी इस्लाह का, मैंने बहुत मरतबा इसके ऊपर बात की है, हसन साहब भी बहुत बात करते हैं, डिसिप्लिन, रोड्स पे डिसिप्लिन, किसी कौम के चेहरे को देखना है तो उसको सड़कों पे उसका जो बर्ताव है या जो डिसिप्लिन है उसको जज करें, उससे आपको पता लगता है। लेकिन तरीका क्या है? हम बिगड़ गए ना, हम बिगड़ के यहां तक आ गए। अब इस बिगाड़ को सुलझाना भी तो है, डंडे के साथ सुलझाना है, 28 करोड़ के साथ सुलझाना है, या कोई एक बुनियादी पहले इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हमने सारा दे दिया है जो एनेबल करता है कि अच्छा आप इन तमाम असूलों को फॉलो करें? और अगर नहीं दिया और एक सड़क के ऊपर इतनी ट्रैफिक है कि उसके अंदर सिवाय बीच में से गुजर के जो 3 लेन्स की सड़क है उसके ऊपर 6 लेने आसानी से हर इशारे पे बन जाती हैं, वहां क्यों कोई माइकल लाल खड़ा होकर ये नहीं बताता कि साहब एक लकीर में खड़े हो जाओ, लाइन से अपनी लेन्स के अंदर रहो?
तो बेशुमार हमारी गलतियां हैं, बेशुमार हैं, लेकिन मेरे हाल में रियासत को, रियासी इदारों को, और कहीं ना कहीं पे जहां पर जिम्मेदार लोग हैं, और लोकल बॉडीज का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, वो पुलिस के साथ मिलकर ये इस्लाह कर सकते हैं। तमाम चीजें जब तक हम अपने निज़ाम को इस तरह इस बुनियादी लेवल पे हम ठीक नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये जो लेपा पोती है, जो ये बैंड एड है, इसके साथ चीजें ठीक नहीं होंगी। 28 करोड़ दिखाना तो बड़ी शायद किसी के लिए होगी, और वो सिर्फ 10% है। अभी 90% और में लाओगे तो कितने अरब बन जाएंगे। लेकिन कहने का मतलब है कि मेरा ख्याल है कि पूरी कौम को इस्लाह की जरूरत है, सिर्फ वो 10% लोगों को नहीं है जिसके ऊपर 28 करोड़ का जुर्माना दुरुस्त हो गया। तो फिर ये तो सवाल हमारे कि ट्रैफिक का निजाम इससे ठीक होगा या सिर्फ किटी में पैसे इकट्ठे होंगे, यानी कि शहरियों पर और बोझ डाला जाएगा। ब्रेक के बाद इफ्तिखार साहब और जैगम साहब की राय जानते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। जैगम साहब, शहरी भी गुस्से में, इतने बड़े बड़े जुर्मानों पर बहुत भारी जुर्माने हैं। जैसे अगर मैं पंजाब का या लाहौर का याद करूं, जुर्माने शुरू हुए मोटरसाइकिल पर हेलमेट के लिए या सीट बेल्ट के लिए कार ड्राइवर्स के लिए तो 500 से शुरू हुए थे आगाज में, लोगों को आगाह करने के लिए भी और ये शऊर देने के लिए भी कितना हमें, और अब 2000 पर है। मगर वहां मिनिमम 5000 सिर्फ तेज रफ्तारी के ऊपर है, और फिर हेलमेट ना पहनने पर 10,000 और ये 1 लाख रुपए तक जुर्माने जाते हैं। आपके ख्याल में चालान करने का मकसद निज़ाम को ठीक करना है या फिर रेवेन्यू जनरेट करना? क्या मुनसिफाना है ये भारी जुर्माने? देखिए, जहाँ तक जुर्मानों की अमाउंट की बात है तो पंजाब वाले जुर्माने तो बहुत कम हैं। अगर जुर्माना ऐसा नहीं है कि दूसरे को सज़ा का एहसास हो और उसको मजबूर करे कि वह अपना रवैया बदले, तो फिर तो वो सज़ा ही नहीं है। सही। लेकिन कराची में बज़ाहिर ये थोड़े से ऑन द हाई साइड है, लेकिन जो काम किया गया है वो बुनियादी तौर पर ठीक है। देखिए, 1980 की दहाई में और 1990 के दरमियान तक न्यूयॉर्क जराइम का गढ़ बना हुआ था, एक क़यामत आई हुई थी वहाँ पे रूडी गुलियानी मेयर बना न्यूयॉर्क का, तो उसने एक थ्योरी अप्लाई की। उस थ्योरी को कहते हैं ब्रोकन विंडोज थ्योरी। और वो थ्योरी ये कहती है कि आप छोटा जुर्म नहीं करने देंगे तो बड़ा जुर्म खुद ब खुद नहीं होगा। सही। छोटे जुर्म को रोकना बड़े जुर्म को रोकने की कुंजी है। और शुरू कहाँ से किया? एक ग्राफिटी किसी को नहीं लिखने देंगे, कि जो दीवारों पर और ख़ास तौर पे सबवेज पर जाके लिख जाते थे लोग, वहाँ से शुरू किया और उन्होंने जराइम कंट्रोल कर लिए। बड़े जराइम होने की बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ छोटे जराइम की खुली छुट्टी है, और ये लिंक्ड है। जब ये कैमरे इस्तेमाल होने लगेंगे, जब ये ट्रैफिक के ऑफेंसेस को रोकेंगे, और जब ये लोगों को मजबूर करेंगे कि गाड़ी पे नंबर प्लेट भी लगी हो और गाड़ी उसी की हो, मोटरसाइकिल उसी का हो जिसके नाम पे रजिस्टर्ड हो, तो फिर डिटेक्शन की भी इब्तदा हो जाएगी ना, जराइम के डिटेक्शन की भी। बिल्कुल दुरुस्त। और हम जैसे अभी बात की, देखें, जो हम रोना रोते रहते हैं डिसिप्लिन का, कि जिसका मतलब है कि पब्लिक मकामात पे शहरियों को शहरियों की तरह बिहेव करना चाहिए, हमें इंसानों की तरह बिहेव करना चाहिए, लाइन में खड़ा होना चाहिए, ट्रैफिक के असूलों की पाबंदी करनी चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, खवातीन का जो एहतराम करना चाहिए। साहब, ये स्टेप बाय स्टेप माशरे को सिखाने की जरूरत है ना। अगर आपकी लेन सिस्टम मौजूद नहीं है, आपका स्पीड मार्क उस सड़क पर नहीं है कि गाड़ी कितने स्पीड पे चलेगी, तो इंतजामी गफलत भी तो कहीं टैकल होगी कि डायरेक्टली आप उन्हें कहेंगे सुबह उठ के अब आपने आज से ऐसे चलना है। उनको बताया नहीं था कि चलना कैसे आपने सड़क पे, आपकी साइड कौन सी है चलने की। ये शऊर, ये एडवर्टाइजमेंट, ये मीडिया कम्युनिकेशन भी तो जरूरी है आज के दौर में। तो बहुत आसान है ये कहना और बताना। तो देखें, तभी बात करनी शुरू हुई ना जब ये मसला शुरू हुआ, जब कोई अमली इकदाम किए गए तो तभी ये बात शुरू हुई ना। सिविक एजुकेशन की तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी कमी है। ये बहुत ठीक बात है, शहजाद साहब ने बड़ी तफसील से इस पर रोशनी डाली कि जब तक आप लोगों को सिखाएंगे नहीं, सिविक एजुकेशन नहीं देंगे, उनके अच्छे शहरी बनाने पर तवज्जो नहीं देंगे, तो वो कैसे बनेंगे। तो ये तो बहुत ही अहम बात है। सिविक एजुकेशन तो आप देते नहीं है। हमारे स्कूल जो है, आप निसाब उठा के देखिए, वहां पे तो ऐसा लगता है कि हमने अपने बच्चों को वलीउल्लाह बनाना है, पाकिस्तान का शहरी नहीं बनाना। आप उनको वो सिखाते हैं जो सिखाने के लिए मदारिस भी मौजूद हैं, जो सिखाने का एक और लेवल मौजूद है। आप उन्हें बेसिक बातें, तो छोटी छोटी बातें आप ट्रैफिक के बारे में नहीं बताते, खवातीन के एहतराम के बारे में नहीं बताते, आप सफाई सुथराई के बारे में नहीं बताते। ये तो बताना चाहिए, लेकिन इनमें से अक्सर चीजें तो वो है ना जिनका लोगों को पता है, लेकिन उसके बाद भी अमल नहीं करते। अब खामियां सामने आई हैं,
तो जाहिर है इसको बेहतर करना चाहिए, इन कमजोरियों को दूर करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ठीक करना चाहिए, लेयर्ड होना चाहिए, जुर्माने को भी थोड़ा और मेरा ख्याल से तभी मुमकिन है जब अच्छाई की जानिब एक दूसरे के साथ कंपटीशन करेंगे, ना कि एक ने सिग्नल तोड़ा तो मैं भी तोड़ के निकल चलूं, इस तरह तो कुछ दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो गुफ्तगू हुई है कि सिखाना क्या है, इफ्तिखार साहब, फारूक सत्तार साहब कहते हैं अगर ई चालान बंद ना हुआ तो 60 लाख मोटरसाइकिल सवारों के साथ शारा फैसल पर धरना दूंगा। अगर पॉलिटिकल लीडर्स खालिस कानूनी समाजी नज़्मो ज़ब्त के मामले पर इस तरह से सियासत करेंगे तो फिर क्या सिखाएंगे? ये क्या दुरुस्त सियासत है? देखिए, दो बातें हैं। एक तो मेरे दोस्तों ने बहुत वाज़ेह तौर पे बताया कि हमें शहरियों को तरबियत देनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जनाब, ये ट्रैफिक का जो महकमा है, इसके ज़िम्मे मैनेजमेंट ऑफ द ट्रैफिक भी तो है ना। ये एक नया रवैया निकल आया है कि जी जुर्माने करो और जस्टिफिकेशन अपनी मौजूदगी की पैदा कर दो। ये गलत है। सही। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही इस काबिल नहीं है और आप सिर्फ जुर्मानों पे जाना चाहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें, ऐसी सड़कें प्रोवाइड करें जिस पे लोड कम हो। आप तो ट्रैफिक मैनेजमेंट कर ही नहीं पा रहे। आप तो आज तक ये फैसला नहीं कर पा रहे कि जिस वक्त स्कूल का औकात होते हैं उसमें के बाद हमें 1 घंटे के बाद दफातर के को खोल लें। अगर 1 घंटे के बाद दफातर खोलते हैं तो 2 घंटे के बाद हम कारोबारी इलाकों को खोल दें। हम ये चीज़ तो मैनेज करने को तैयार नहीं है, लेकिन हम ये कहने को तैयार हैं कि ये वो कैमरा है और कैमरे हमने लगा दिए तो वो कैमरे पे जिसकी लाइन काट ली उसको सज़ा दे दो। मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। मैं इस चीज़ का हामी हूँ कि यदि ट्रैफिक पुलिस को पहले मैनेजमेंट करनी चाहिए और जो मैनेजमेंट के लिए सड़कों पे लाइनों का जो होता है, जो लाइन का मसला है, इशारों की टाइमिंग का मसला है, बिल्कुल लेन मार्क, इशारों की टाइमिंग का मसला है। पीक आवर्स के अंदर कितनी देर तक सिग्नल खुलना चाहिए, कितनी देर नहीं खुलना चाहिए, जो सिग्नल फ्री रोड्स हैं वहाँ पे क्या पोजीशन है, ये सारी चीज़ों को स्टडी की जाए ना। जुर्माने करने तो बड़ा आसान है। हमारे शहर में मोटरसाइकिल वालों को रोक लेते हैं, 2000 रुपये जुर्माना करते हैं और कहते हैं हमने 1 अरब रुपया कमा लिया। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसी क्वालिटी की एक चीज़ चिंकी रिक्शा के नाम पे चल रही होती है, आप उसको तो रोकते नहीं हैं। और हमारे दोस्त कह रहे हैं कि इनको सिखाया जाए, समझाया जाए। जिस शहर के अंदर का आज तक कराची का वाक़या है, एक डंपर ने फिर एक्सीडेंट किया, लोग मर गए, डंपर को जला दिया गया और मालकान साहब, मतलब है हमारी गुफ्तगू तो यहाँ पहुंची, पहले अंडा या पहले इंतजामिया या पहले जिम्मेदारी शहरी उठाएगा, ये नहीं समझ आ सका है। आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।